डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब इन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ एक चीज फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। इट इज जेस्टेशन और गेस्टेशन पीरियड, or you can say it is the period of pregnancy that is from conception towards the birth। मतलब जब कंसेप्शन होती है वहां से लेकर के जब प्रेगनेंसी कल्मिनेट होती है वहां तक के पीरियड को क्या बोला जाता है? गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। और ह्यूमन फीमेल के केस में ये कितना होता है? इट इज 9 मंथ्स। और आपको पता है कि 9 मंथ्स में भी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड वन। अब आपको पता है कि जैसे ही फर्स्ट मंथ होता है तो वहां पे हार्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। इस तरह से हमने पढ़ा कि कैसे वो लिम्स और डिजिट डेवलप कर जाते हैं और किस तरह से बॉडी की मूवमेंट शो होती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि आईलिड्स अलग हो जाते हैं और उनमें आईलिसिस आ जाते हैं, लेकिन वो चीज हम यहां डिस्कस करना नहीं चाहेंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके बाद प्रेगनेंसी क्या कर जाती है? इट कल्मिनेट्स। कल्मिनेट्स का मतलब है कि ये खत्म हो जाती है। जो फिटस है वो फुली ग्रो करके बेबी बन जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है। तो आज हम उस टॉपिक को यहीं रिलेट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज पार्चुरेशन। पहले पार्चुरेशन की बात करते हैं कि पार्चुरेशन है क्या। पार्चुरेशन क्या मतलब हुआ? गिविंग बर्थ। अगर सीधा आप समझे तो बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। और इट इज द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग द बेबी। अब इसके लिए क्या होता है? ये कहां से इंड्यूस होता है कि अब बेबी फुली ग्रो कर चुका है और अब उसकी डिलीवरी का टाइम है? ये कहां से पता लगता है? तो ये इंड्यूस होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय a complex neuroendocrine mechanism। मतलब पार्चुरेशन को इंड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। अब ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या है? न्यूरो का मतलब ब्रेन है और एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन से है, ग्लैंड से है। तो मतलब यहां पे किसके बीच की कोऑर्डिनेशन होती है? ब्रेन के और जो ग्लैंड्स है उनके बीच की कोऑर्डिनेशन होती है और इस मैकेनिज्म को बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये इंड्यूस करता है पार्चुरेशन को। अब कैसे करता है? सबसे पहले सिग्नल्स कहां से आते हैं? सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट। अब आपको पता है जैसे ही बेबी फुली डेवलप होता है, फुली डेवलप्ड जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, तो वहां से सिग्नल आते हैं। फुली डेवलप्ड फिटस, ये सिग्नल ओरिजिनेट करता है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ मिलकर के। और क्या सिग्नल होते हैं? ये एक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा। कौन सी रिफ्लेक्स होगी? दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बेबी पूरी तरह से ग्रो कर जाता है तो वहां पे यूट्रस की वॉल पे वो क्या करता है? किस्म का स्ट्रेस, मतलब उसको प्रेस करता है और इससे एक रिफ्लेक्स जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, जिसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल मतलब फीटस, इजेक्शन मतलब उसको डिलीवर करना, और उसके लिए जो रिफ्लेक्स होती है दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इससे क्या होता है? जैसे ये जनरेट होती है तो जो यूट्राइन वॉल है उसमें माइल्ड मतलब थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक
जब तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हुई, कल्मिनेट नहीं हुई, तब तक क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यूट्रस जो होता है वो रेस्ट की स्टेज पे होता है, उसकी मसल्स रिलैक्स होती है। लेकिन जैसे ही फीटस फुली ग्रो कर जाता है, तो ऐसे सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं जो एक जनरेट करते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उससे क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल है वो क्या करने करती है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ये थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्चुरेशन जिसको हम डिलीवरी कहते हैं उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, जैसे ही माइल्ड यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, जो कि फीटस के फुली डेवलप होने से और प्लेसेंटा की मदद से, जब उस पे यूट्रस की वॉल पे प्रेशर पड़ता है, तो उससे जब रिफ्लेक्स जनरेट होती है, तब वो वॉल क्या करती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन आपको पता है कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कब रिलीज होगा, जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनेगी। और वो कब बनेगी, वो बनेगी जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाएगी, 9 मंथ्स का पीरियड पूरा हो जाएगा, जो फीटस है वो फुली ग्रो कर जाएगा। तो वो जैसे यूट्राइन वॉल पे स्ट्रेस क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, उससे वो रिफ्लेक्स जनरेट होती है, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किसका, क्या ये फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड का या मैटरनल मतलब मदर। तो ये किसका होता है, बेसिकली ये मैटरनल मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये यूट्रस की मसल्स पे एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स, उन पे एक्ट करेगा। और क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस होगी उनको स्ट्रॉन्ग कर देगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर, क्या हुआ, बेबी फुली ग्रो हुआ, फीटस फुली पूरी तरह से डेवलप हुआ, उसने यूट्रस पे एक प्रेशर डाला और उससे एक रिफ्लेक्स जनरेट हुई जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब एक किस्म की फीटस को डिलीवर करने की रिफ्लेक्स जनरेट हुई, और उसकी वजह से यूट्रस की दीवार थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, तो उससे एक ट्रिगर हुआ, एक स्टिमुलस मिला पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, किसकी, मदर की। और वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे रिलीज हुआ, उसने यूट्रस की वॉल की जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया, और इससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव फीडबैक मिला। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, जैसे मसल ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी, तो इससे एक मैसेज आएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप और ऑक्सीटोसिन रिलीज कीजिए। मतलब ऑक्सीटोसिन का लेवल ही अपने लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की बढ़ती जाएगी, तो उससे भी एक ट्रिगर मिलता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उससे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज अब और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब जैसे ही ये लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कैसी होती जाएगी, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब हुआ क्या, यहां तक आपको पता लग गया कि अब जो मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है वो क्या करेगी, बेबी को, जैसे अगर हम यहां बात करें, ये यूट्रस है, और आपको पता है वेजिनल कैनाल और सर्विक्स मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं। सपोज करो यहां पे बेबी है,
जैसे ये फुली ग्रो करेगा तो मसल्स पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, और उससे क्या जनरेट होगी, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से यूट्रस की वॉल धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी तो एक ट्रिगर जाएगा, एक स्टिमुलस जाएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। और उस ऑक्सीटोसिन की वजह से इसकी मसल्स और ज्यादा विग्रसली क्या करना स्टार्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिससे इसका खुद ही एक पॉजिटिव फीडबैक होगा। क्या पॉजिटिव फीडबैक होगा कि इसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी, और उससे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या कर जाएगी, और ज्यादा विग्रस होती जाएगी। अब जैसे ये मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी तो ये बेबी पुश होगा नीचे की तरफ, किसकी तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ पुश होगा, मतलब डिलीवरी में क्या करेंगी, मदद करेगी। तो इसके अलावा क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू प्रोजेस्ट्रॉन। अब मैंने आपको बताया कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। बेसिकली वो यूट्रस को एक किस्म से क्या रखता है, उसको शांत रखता है, ताकि वो जो ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर इंप्लांट हुआ है जिसने फीटस में डेवलप होना, वो अबॉर्ट ना हो जाए। तो अब क्या होगा, जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो जो उसका रिलैक्सिंग इफेक्ट था किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, उसको किसने खत्म कर दिया, ऑक्सीटोसिन ने। और इसकी वजह से क्या होगा, बेबी की एक्सपल्सन होगी। इससे क्या रिजल्ट होगा, इन दोनों से क्या रिजल्ट होगा, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। कहां को एक्सपल्सन होगी, बर्थ कैनाल की तरफ। और बर्थ कैनाल की तरफ, तो जब एक्सपल्सन होगी मतलब क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द एक्सपल्सन ऑफ बेबी टुवर्ड द बर्थ कैनाल फ्रॉम द यूट्रस। और इससे क्या होगी, फिर डिलीवरी होगी। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। जब वो बेबी डिलीवर हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। नाउ व्हाट इज पार्चुरेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग आउट फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। मतलब क्या कि जब फीटस पूरी तरह से डेवलप कर जाता है तो उसको जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताने जा रहा हूं कि कहां से रिफ्लेक्स होती है। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं कि रिफ्लेक्स होगी जैसे ही जो फीटस फुली डेवलप कर जाएगा, वो सिग्नल ओरिजिनेट करता है अलोंग विद प्लेसेंटा, जिससे एक रिफ्लेक्स जनरेट होती है जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होता है, जिससे स्टिमुलस मिलता है, जिससे ट्रिगर मिलता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। वहां से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो इसमें इस एक्ट में रोल प्ले करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो दो काम करता है। एक तो यूट्रस जो शांत बैठा होता है किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, उसके एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है। और दूसरा क्या करता है, मसल्स जो यूट्रस की होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हो, जिससे बेबी एक्सपेल हो टुवर्ड्स द यू कैन से बर्थ कैनाल। और अपने इफेक्ट को भी पॉजिटिवली एक्ट करता है। मतलब जितनी ज्यादा उस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन का। तो इस तरह से बेबी पुश होगा टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल और वो डिलीवर हो जाएगा। तो दिस वाज द पार्चुरेशन। अब हम इसके अलावा एक और टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज लैक्टेशन। अच्छा, लैक्टेशन होती क्या है, लैक्टेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड्स। और ये भी एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन दोनों के साथ लिंक्ड है। अब लैक्टेशन के लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है दे अंडरगो डिफरेंशिएशन। ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन मतलब उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होती रहती है, और वो कैपेबल हो जाती है कि मिल्क वो प्रोड्यूस कर सके।
जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होगी तो उस टाइम वो कैपेबल होती है कि वो क्या कर सके, मिल्क प्रोडक्शन कर सके। ये सारी डिफरेंशिएशन कब होती रहती है उनमें, जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, बाई द एंड ऑफ यू कैन सी प्रेगनेंसी दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मिल्क। अब होता क्या है, अब अभी आपने पढ़ा कि बच्चे की डिलीवरी हुई, जिसे हमने क्या नाम दिया, उसको बोला पार्चुरेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग आउट द फुली डेवलप्ड फिटस। अब जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, अब बेबी और जो मदर के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे मान लिया जाए, आपको पता है कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेबी क्राई, बच्चा रोना चाहिए। और आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात सुने तो उन्होंने भी यही बोला है कि जो ऐसा कौन सा दिन है कि जब मैं रोया और मेरी माँ हंसी, तो वो कौन सा दिन होता है, जब बेबी का बर्थ होता है। तो जैसे ही बेबी क्राई करता है तो एक किस्म की माँ के अंदर क्या होती है, वो एक्साइटमेंट होती है और बहुत खुश होती है, एक इमोशंस आती है। दूसरा, जैसे ही वो बेबी क्या करता है, सकलिंग, मतलब क्या करता है कि वो निपल से मिल्क को सक करने के लिए उनको टच करता है, तो उससे क्या होता है, उससे एक सेंसरी इंपल्स जनरेट होती है। अब ये सेंसरी इंपल्स क्या करेगी, ये जो सेंसरी इंपल्स है ये एक्ट करेगी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कौन है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पे, ये सबका बॉस है। पिट्यूटरी ग्लैंड सब ग्लैंड्स की बॉस है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बॉस है हाइपोथैलेमस। और ये बेसिकली कंट्रोल करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब देखो यहां से भी हम ये बात कर सकते हैं कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हार्मोन और इन न्यूरो हार्मोन्स की जब रिलेशन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये कौन सा लोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती कैसी है। तो ये एंटीरियर लोब है, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर लोब है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, यहां ये सेंसरी इंपल्स पहुंचेगी, और ये क्या करेगी, ये जैसे यहां पे पहुंचेगी तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट विल बी PRH। आपको पता है वैसे भी हाइपोथैलेमस से या तो रिलीजर हार्मोन होते हैं, न्यूरो हार्मोन होते हैं, या कौन से होते हैं, इनहिबिटरी। तो अब क्या किया, जैसे बच्चा रोया या उसने शक करने की कोशिश की, तो जो एक इंपल्स क्रिएट हुई, ये कितनी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है एक मदर और बेबी के बीच में, केवल क्राई से भी हो सकती है। और क्या होगा, जैसे ही वो जाएगी ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, वहां से क्या हार्मोन रिलीज होगा, PRH, दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एक्ट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और वहां से ये निकालेगा प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब आप देख सकते हैं कैसे एसोसिएशन है, तो न्यूरो और एंडोक्राइन सिस्टम कैसे चला है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस से मैसेज आ रहा है, और हाइपोथैलेमस के लिए मैसेज आ रहा है बेबी की क्राई करने से या उसकी शक करने से। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस सिस्टम। तो क्या हुआ, जैसे ही बेबी ने शक किया, निपल्स को शक किया या उसने क्राई किया, तो एक इंपल्स जनरेट हुई जो जाकर पहुंची हाइपोथैलेमस में। वहां से हार्मोन निकला, न्यूरो वो निकला PRH, जिसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करें। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, इट विल हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब प्रेगनेंसी थी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो उस टाइम जो ब्रेस्ट होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती है कि उनके अंदर क्या मिल्क की प्रोडक्शन हो सकती है। पर अब मिल्क की प्रोडक्शन हो जाएगी जब कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोलैक्टिन। अच्छा, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल गया,
इसके अलावा हाइपोथैलेमस एक और काम करता है। क्या काम करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस में दो और न्यूरो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाइपोथैलेमस है वैसे वो रिलीजर और इनिबिटरी हार्मोन निकालता है और वो एंटीरियर लोब को कंट्रोल करता है। और पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स होते हैं, एक वैसोप्रेसिन जिसे एडीएच भी कहा जाता है, और जो दूसरा होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी बात अभी हमने पहले भी की, किसके टाइम की? पर्च्यूरेशन के टाइम। इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बनते तो हाइपोथैलेमस में है। जैसे प्रोलैक्टिन अगर हम देखें तो ये बनता है एंटीरियर लोब में, पर इसको स्टिमुलेट करने के लिए प्रोलैक्टिन रिलीजर हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस के पास। मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजर हार्मोन मैसेज देगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप प्रोलैक्टिन बनाइए, तो वो बनाएगी। और अगर मान लीजिए वो बन गया तो वो सीधा क्या करेगा? कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये आप पक्का याद रखें, क्योंकि कंपिटिटिव में आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो ये दो ही हार्मोन ऐसे हैं जो पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होते, केवल वहां पर स्टोर होते हैं। तो मतलब पोस्टीरियर लोब केवल स्टोर करता है हार्मोन्स को और फिर वहां से क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब हम फिर वापिस आते हैं। बेबी ने क्राई किया, सेंसरी इंपल्स जनरेट हुई, हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ और उसने एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज किया, जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन तो हो गई, पर ये भी एक किस्म का पॉजिटिव फीड। अब बच्चा क्या करेगा? उसको बार बार सक करेगा, तो मतलब क्या होगा कि और ज्यादा वो प्रोसेस हो और ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हो, तो भी एक किस्म का पॉजिटिव फीडबैक है। तो अब जब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इस इंपल्स से ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? ये करेगा मिल्क इजेक्शन। क्या होती है मिल्क इजेक्शन? अब मिल्क बन तो गया, पर वो सक नहीं कर पा रहा है, मतलब बना है उसके अंदर पर उसे निकल नहीं रहा है, इजेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसको इजेक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, पर बनता कहां पे? हाइपोथैलेमस में। जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एंटीरियर लोब में ही बनता है। तो अब इस तरह से आपको पता कि अब लैक्टेशन हो गई, क्योंकि हमने बोला द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड्स हो चुका, तो दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। पर आपको पता है कि जो मदर और जो बच्चे का बॉन्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, अगर उसमें केवल माँ का दूध ही दें, केवल मदर्स मिल्क, इसी को देने की बात की जाती है। क्यों की जाती है? इसके पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूं कि मदर क्या करती है? बच्चे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है? एक तो प्रेगनेंसी के टाइम वो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है तो यहां भी एंटीबॉडीज की बात हो रही है जो हमें इम्यूनिटी देगी। तो एक एंटीबॉडीज होती है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहा जाता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू पास कर जाती है, किस में चली जाती है? बेबी में। तो एक आप समझ सकते हैं कि फीटस में कौन सी आ गई? मदर से कौन सी आ गई? इम्यूनोग्लोबुलिन जी आ गई। अब दूसरी क्या होती है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज होता है उसमें जो मदर का मिल्क है उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ, या यू कैन से इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इट इज रिच इन एंटीबॉडीज। ये भी रिच होता है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है इसके थ्रू? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आईजीजी मिली कहां से? प्लेसेंटा के थ्रू मिल गई पहले, लेकिन कोलोस्ट्रम जो उसको फर्स्ट इनिशियल फ्यू डेज के टाइम जो मिल्क है उसमें उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन एंड इट कंटेन्स एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बेबी। तो पर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है? उससे मिलती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो इस तरह से हमने दो टॉपिक पूरी तरह से पढ़े, और अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली इस टॉपिक में अगर दोबारा से आप जाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे वो रिफ्लेक्स जनरेट हुई,
कैसे पर्चुरेशन के लिए रिफ्लेक्स जनरेट हुई और कैसे लैक्टेशन के लिए रिफ्लेक्स जनरेट हुई। तो और आप आसानी से इस टॉपिक को कर जाएंगे। लेकिन आप ज़्यादातर ज़्यादा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, वैसे बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, उतनी आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इवन कम्पिटिटिव के लिए भी केवल आपसे उतना ही पूछा जाएगा जितना आपके लेवल का होगा। और ये इससे आगे का जो लेवल है वो जब आप एमबीबीएस करेंगे तो उस टाइम ये काम आएगा आपको। तो अब इस तरह से हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनसीईआरटी की जो जो भी एक्सरसाइज दी गई है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।